एक मिनट आया जी बच्चों में। चलो जी। आप जो आखिरी जंगजू बचे हुए इस कोर्स में, हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। बाकी जो है वो जंग हार चुके हैं बाकी स्टूडेंट्स, जो कि बारी बारी शहीद हो चुके हैं हमारी क्लास के एंड तक पहुंचते हुए। लेकिन हम इन गाजियों के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज हम जो हमने अपनी इस थीम में होम पेज वगैरह सारा कस्टमाइजर वगैरह स्टडी कर लिया है। अब ये जो हमने कस्टमाइजर से सारे कंट्रोल किए थे, अब इनके हम एलिमेंटर विजेट्स बनाने सीखते हैं। क्योंकि जितनी भी अब मॉडर्न थीम्स हैं उन सारों में जो लेआउट्स हैं वो एलिमेंटर सपोर्टेड होते हैं, कि एलिमेंटर में आप अपने जो होम पेजेस हैं उन्हें डिजाइन कर सकें। क्योंकि आर्काइव का पेज, सिंगल पोस्ट पेज, ये चीजें सारी तो आपने अपनी थीम से कंट्रोल देने हैं। जैसे कि एक सिंगल पोस्ट ओपन हो रही है तो इसमें ये सारा लेआउट आपने अपनी थीम से बनाया हुआ है, कोड किया हुआ है, जिसमें आप कस्टमाइजर के थ्रू कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देंगे यूजर को। जैसे बस सोशल आइकन लेफ्ट पर नहीं रखना चाह रहा, राइट पर रखना चाह रहा है, आप कस्टमाइजर में ऑप्शन बनाएं और फिर इफ कंडीशन के थ्रू मैनेज करें इसे, इसकी पोजीशन को ऊपर रखना चाह रहा है, नीचे रखना चाह रहा है, सो ऑन। इस तरह से सिंगल पोस्ट और बाकी के जो आपके लेआउट्स हैं जो आपने थीम में कोड किए हुए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और यूजर को पावर देने के लिए आप सारी कस्टमाइजर से चीजें बनाएं। लेकिन होम पेज के ऊपर ऑब्वियसली यूजर नहीं चाहता कि वो सिर्फ कस्टमाइजर से लिमिटेड रहे, कि सिर्फ लिमिटेड ब्लॉक्स हैं, लिमिटेड ऑप्शन हैं, और वो कोड से आपने ब्लॉक भी लिमिट किए हुए हैं कि आप इतने डिस्प्ले करवा सकते हैं और सिर्फ उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी पावर जब आपने यूजर को देनी है तो उस सूरत में आपको किसी पेज बिल्डर का सहारा लेना होगा। और उस पेज बिल्डर के लिए जो आपने ये विजेट्स बनाए हुए हैं, ये जो लेआउट्स बनाए हुए हैं, इनको एज ए विजेट्स, चाहे वो एलिमेंटर है, चाहे वो डब्ल्यूपी बेकरी है या कोई दूसरा पेज बिल्डर है, उनके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए आपने इन्हीं कस्टम कोडेड ब्लॉक्स को आपने कन्वर्ट करना है उनके डायनामिक विजेट्स में, ताकि उस पेज बिल्डर के अंदर यूजर उसको एज ए विजेट जितनी दफा मर्जी इस्तेमाल कर सके उसके कंट्रोल के साथ। तो एलिमेंटर का विजेट बनाने के लिए आप, जैसे वर्डप्रेस की अपनी डेवलपर डॉक्स हैं, इसी तरह से एलिमेंटर की developers.elementor.com वेबसाइट है, जहां पर डेवलपर्स के लिए तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपने विजेट क्रिएट कैसे करना है, उसके कंट्रोल्स कैसे रजिस्टर करने हैं, उनकी वैल्यूज को फेच कैसे करना है, और सो। इसके लिए गेटिंग स्टार्टेड के आर्टिकल से ऑब्वियसली आपने हमेशा स्टार्ट करना होता है, जहां पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एलिमेंटर के एडॉन्स हैं क्या, और उसके अलावा सो ऑन। यहाँ पर आपने योर फर्स्ट एड ऑन पे आ जाना है। यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आपका फर्स्ट एड ऑन जो है वो किस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक प्लगइन बनाएंगे आप और उसमें इस तरह से आप जो है वो अपने विजेट्स की फाइल्स को रखेंगे और सो ऑन करते जाएंगे काम। तो हम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करते हैं और अपना पहला एलिमेंटर प्लगइन भी, एड ऑन भी कोड करना सीखते हैं। डायरेक्टरी में जाना था हमने।
ये मेरे ख्याल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से हमारा जो लैग आ रहा है काफी सारा। सर स्क्रीन बहुत ज़्यादा रुक रही है। अब देखिए अब ठीक होगी होगी क्योंकि वो मैंने दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन किया हुआ था कैमटेजिया वाला, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। अब बताएं फटाफट, मसला तो नहीं आ रहा, मैं कंटिन्यू करूं? सर मेरे पास तो रुकी हुई है, पता नहीं अब दूसरों के पास चल रही है या नहीं। एक दफा रीलोड करें अपनी स्क्रीन वगैरह जो भी है। सर मैं क्लास रिकनेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड। बाकी दोनों के पास स्क्रीन ठीक आ रही है या नहीं आ रही, बताएं फटाफट। वो फिर नूर, मेरे ख्याल से सिर्फ आपका मसला है, हमारे आपकी दूसरी रिकॉर्डिंग भी बंद करा दी आपने। जी सर अब ठीक हो गया, मैंने क्लास रिकनेक्ट की है। तो यहाँ पर हम एक नया प्लगइन क्रिएट करेंगे। उस प्लगइन को आपने फोल्डर को एक बेसिकली नेम देना होता है, यूनिक नेम देना होता है, उसमें कुछ स्पेस अपर केस लेटर्स आप नहीं रखते। इसको हम कह लेते हैं ब्लॉग प्रेस विजेट्स। थीम के नाम के साथ ही रख लेते हैं ताकि आसानी रहे। अब इस प्लगइन फोल्डर के अंदर आपने एक मेन फाइल बनानी होती है जो कि आपने सेम नेम रखना होता है जो आपने फोल्डर नेम रखा है, जस्ट आपने पीएचपी की एक्सटेंशन साथ लगा देनी होती है। तो यहाँ पर हम अभी फिलहाल उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। थीम के फोल्डर को भी जरूर ओपन करने की हमें जरूरत नहीं है। प्लगइन्स में ब्लॉक प्रेस। ओके, और इस डायरेक्टरी के अंदर हमने एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, इसको हम कह लेते हैं विजेट्स। और इसके अंदर फिर आप अपनी हर विजिट के लिए एक सेपरेट फाइल जो है वो बनाकर उसे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल फाइल बना लेते हैं, ग्रिड पोस्ट और पीएचपी, जिसमें हम ये वाला जो ग्रिड है इसको हम विजेट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ से ये स्टैंडर्ड कोड बेसिक आप कॉपी कर लें जो कि आपके विजिट्स की फाइल्स को इंक्लूड करेगा और उन विजिट्स को रजिस्टर करेगा।
यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको आपने अपने प्लगइन की मेन फाइल में रख लेना है। ये बेसिकली प्लगइन डिक्लेरेशन है सिंपल, जिसमें जो है वो प्लगइन की इंफॉर्मेशन आप देते हैं, उसका नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका वर्जन नंबर, उसका ऑथर वगैरह। तो हम इसको कह लेते हैं ब्लॉग प्रेस विजेट्स। यहाँ पर आपने इसकी भी एक टेक्स्ट डोमेन डिफाइन करनी है। थीम की टेक्स्ट डोमेन सेपरेट रखें, प्लगइन की टेक्स्ट डोमेन सेपरेट रखें। इसको हम इसी तरह से ब्लॉग प्रेस विजेट्स ही कह लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर बेसिकली आपने विजेट्स को रजिस्टर करने के लिए आपने उसकी डायरेक्टरी में उसका फाइल पाथ देना होता है, और उसके बाद आपने उसके क्लास नेम से इनिशिएट करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर विजेट्स मैनेजर के थ्रू आपने उसे रजिस्टर कर देना होता है। और ये कहाँ पर होता है, ये आप इंडिविजुअल जो फाइल्स बनाएंगे उसमें आप जो नेम रखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी हमने एक ही विजेट बनाया है और एक ही फाइल सॉरी बनाई है, विजेट तो अभी हमने नहीं बनाया। विजेट्स के अंदर हमारे पास फाइल वो पड़ी है, कौन सी है जी, ग्रिड। तो ये जितने आपके विजेट्स होंगे, जितनी फाइल्स होंगी, सबके लिए आपने फाइल्स ऐड करनी है और उनको रजिस्टर करना है। विजेट ग्रिड पोस्ट डॉट पीएचपी के नाम से हमारे पास फाइल है। अब ये क्लास नेम जब आप यहाँ पर कोड लिखेंगे, जनरेट करेंगे, जैसे कि ये देखिए क्लास आपकी विजेट नेम के लिए जो आपने बनानी होती है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसी को आप कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको हम रख लेते हैं ग्रिड पोस्ट डॉट पीएचपी के अंदर, और इसको हम रीनेम कर लेते हैं। इसको हम कह लेते हैं और यहाँ पर भी इसको एक नेम दें, सेम नेम रख लें बस लोअर केस में। ये आपके विजेट की बेसिकली आईडी बनती है एलिमेंटर के विजेट्स के पैनल में शो होने के लिए, तो इसको आपने यूनिक रखना है। यहाँ पर ये वो आपके विजेट का टाइटल है जो विजेट में नजर आता है, इसको हम कह लेते हैं ग्रिड पोस्ट। और ये आपकी टेक्स्ट डोमेन है साथ, जो आपने पास करनी होती है, जो आपने यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर आपने बताना होता है कि उस विजेट को, जो पैनल में विजेट नजर आता है, उसको आइकन आप क्या असाइन करना चाहते हैं। पहले ये फॉन्ट आइकन के आइकन्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब एलिमेंटर ने एक अपनी लाइब्रेरी बना ली है ई आइकन्स के कोड की। तो ई आइकन्स आप देख लेते हैं कौन से हैं, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं ई आइकन्स। ये सारे वो आइकन हैं जिनकी क्लास नेम उसी तरह से फॉन्ट ऑसम वगैरह से नजर आ रही है। ये वाला मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ग्रेड या आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आइकन जो आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज, कैटेगरीज कौन सी होती हैं एलिमेंटर में। अब हम एक पेज भी बना लेते हैं और यहाँ पर साथ प्लगइन भी एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हम इसको टेस्ट आउट कर सके। यहाँ पर हम कह लेते हैं एलिमेंटर
हमें अब नया पेज बनाते हैं होम एलिमेंटोर के नाम से, सिर्फ ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। पब्लिश और एडिट विद एलिमेंटोर। कैटेगरीज क्या होती हैं? लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंटर का पैनल है, इसमें विजेट्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किए होते हैं। जैसे ये बेसिक है, ये प्रो है, ये जनरल है, ये साइट है, वो कॉमर्स है, वर्डप्रेस है। आप अपनी कैटेगरी भी यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि आप ब्लॉग प्रेस की कैटेगरी बनाना चाहते हैं, इसके अंदर जो है वो सिर्फ आपके जो है वो विजेट्स हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर उस कैटेगरी की आईडी या नेम पास करना होता है। यहाँ पर आपको बेसिकली जो उनकी बनी बनाई डिफॉल्ट कैटेगरीज है उन्हीं के अंदर वही पास कर सकेंगे। जब आपने अपनी कैटेगरी बनानी हो तो यहाँ से हम जो है वो देख लेते हैं इसका कोई कोड जो जिसके थ्रू हम अपनी कैटेगरी बनाएं। चलिए, आपको ये कोड यूज करना होगा एक नई कैटेगरी अपनी बनाने के लिए। नहीं, ओके ठीक है, ये कोड है मेरे पास। इसको आप चाहे इसी मेन प्लगइन फाइल में रख लें, या जो है वो आप एक नई फाइल बनाकर उसमें रख लें। हम एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं कैटेगरी डॉट पीएचपी। ये तो न्यू फाइंडर कैटेगरी है। एक मिनट ठहरें। सर्च कर लेते हैं। ओके, ये है हमारे पास कोड। वो हम फाइंडर की कैटेगरी देख रहे थे, वो नहीं हमने बनानी। यहाँ पर आप टाइटल दे दें उसे, और आइकन नॉर्मली अब ये डिस्प्ले ही नहीं करवाते हैं साथ, ये पुराना होता था कि यार साथ आइकन भी डिस्प्ले करवाते थे, और वो आइकन अब ना भी पास करें तो उसकी जरूरत नहीं है। ओके, एक ही कैटेगरी हमने बनानी है, और टेक्स्ट डोमेन बता दें यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको एक आईडी दे दें, इसको हम कह लेते हैं ब्लॉक प्रेस। ओके, अब जहां पर आप विजिट रजिस्टर कर रहे हैं, और ये ऑब्वियसली इसको हमने फाइल को ऐड भी करना है यहाँ पर। यहाँ इसको फाइल को ऐड करने के बजाय, क्योंकि ये क्लास वगैरह कोई नहीं बन रही, सिंपल फंक्शन है, तो इसको हम, वैसे आप नॉर्मली जब एक्सटेंसिव प्लगइन बिल्ड कर रहे हो तो आप जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, फाइल्स में रखें। तो लेकिन अभी हम सिर्फ क्विकली काम सीख रहे हैं कि विजिट कैसे बनेगा। अच्छा जी, ये आपकी कैटेगरी बन गई। अब आपने जिस विजिट को भी इस कैटेगरी के अंडर रखना है, तो आपने यहाँ पर कैटेगरीज
में वो कैटेगरी आईडी पास कर देंगे। अब ये इन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है कीवर्ड्स का। इसमें क्या होता है कि बाज़-औक़ात एग्जैक्ट विजिट नेम आपने कोई और रखा होता है, लेकिन आप चाह रहे होते हैं कि कोई यूजर पोस्ट सर्च कर रहा है तो तब भी ये विजिट अपीयर हो जाए एलिमेंटर के पैनल में सर्च में। तो आप यहाँ पर कीवर्ड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको मैं कह लेता हूँ ग्रेड पोस्ट ब्लॉग प्रेस, यानी कि इन तीन कीवर्ड्स के बेस पर भी वो विजिट्स वो डिस्प्ले करवाए। यहाँ पर होना होता है आपका रेंडर सारा। अब यहाँ पर आप HTML लिखें, जावास्क्रिप्ट लिखें, PHP लिखें, CSS लिखें इसके अंदर, लेकिन CSS और जावास्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं लिखनी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने उसके लिए एसेट फाइल्स बनाकर सेपरेटली रखकर उनको इंक्लूड करना होता है। लेकिन एक बेसिक विजिट बनाने के लिए ये सारी चीजें इनफ है। यहाँ पर आप HTML स्ट्रक्चर सिर्फ रखते हैं और PHP ज्यादा से ज्यादा, और जो उसकी CSS, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो आप विजेट जो प्लगइन या एलिमेंटर विजेट्स अपने थीम के लिए सिर्फ बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ये भी काम कर सकते हैं कि उसकी सारी CSS वगैरह अपने थीम के अंदर डिफाइन की हुई है ऑलरेडी, वो क्लासेस लगी हुई हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर को यहाँ पर मूव करें, कंट्रोल यहाँ पर दें, और CSS और जावास्क्रिप्ट जो भी आपने लगाई वो आपकी थीम से आ रही हो, ताकि एक दो चीजों में इससे आपको फायदा होगा कि एक तो वो विजेट वो प्लगइन स्टैंड अलोन काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके थीम के साथ काम करेगा। तो अगर यूजर ने वो प्लगइन इस्तेमाल करना है या वो विजेट इस्तेमाल करने हैं तो वो आपके थीम के साथ ही रहेगा, ये आपको फायदा होगा। हाँ, जब आपने स्टैंड अलोन सिर्फ एलिमेंटर एक्सटेंशन बनानी हो तब आप उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें कि जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स आप जो है वो अपने प्लगइन के अंदर होस्ट करें। जब आप सिर्फ अपने थीम के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए ये चीज बना रहे हैं, तब आप यही काम करें कि थीम के अंदर उसकी जो स्टाइलिंग और वो फंक्शनैलिटी या जावास्क्रिप्ट आपने लिखी हुई है वहीं पर रहने दें, और यहाँ पर सिर्फ आप जो है वो उसके विजिट्स बना रहे हो ताकि वो आपकी थीम के साथ ही सिर्फ काम कर सके। अब यहाँ पर अब सबसे पहले तो इस देखते हैं कि ये हमारा जो प्लगइन बना है ये एक्टिवेट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, सक्सेसफुली हमने बनाया है या नहीं बनाया, इसमें कोई एरर ना हो। ओके जी, तो ये ब्लॉग प्रेस विजिट्स के नाम से प्लगइन आ गया, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट हो गया, कोई एरर नहीं है, बिस्मिल्लाह, क्या बात है। डेवलपर की जिंदगी का सबसे सुहाना मोड के वो बनाते साथ चीज टेस्ट करे वो पहली दफा में टेस्ट हो जाए। अब इसको मजीद आगे बढ़ते हैं, रीलोड करके देखते हैं कि यहाँ पर देखा, क्या बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इतने इतने लकी हो जाएं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे काम चल जाएं। तो ये कह रहा है जी क्लास जो है वो यहाँ पर आपने जो बनाई है वो डिफाइंड नहीं है, तो वो कैसे होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास यहाँ पर ये बनाई हुई है और एलिमेंटर को हम बता रहे हैं कि जी इस क्लास के थ्रू विजिट बना दो, ये तो कभी नहीं होगा ना। यहाँ पर अब हमने जो हमने अपनी क्लास विजिट की डिफाइन की है उसको यहाँ पर बताना है कि भाई इस क्लास से नया ऑब्जेक्ट बना के एक नया विजिट जो है वो रजिस्टर कर दो एलिमेंटर के पैनल में। अब रीलोड करते हैं तो यहाँ पर जनाब, ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी कैटेगरी भी आई है कि नहीं आई। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी एक कैटेगरी भी बन गई और उस कैटेगरी के अंदर हमारा विजिट भी आ गया, और जब हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो जी हमारी आउटपुट भी आ गई। अब इसमें कोई स्टाइल की टैब नहीं है, कोई कंटेंट की टैब नहीं है, क्योंकि वो अभी हमने कुछ बनाया ही नहीं। तो अब जो है वो हम यहाँ से इस मजीद प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे कि ये सेकंड विजिट का इन्होंने बताया है कि यहाँ पर कंट्रोल्स वगैरह भी कैसे बनेंगे। सेकंड विजिट में इन्होंने कुछ कंट्रोल भी बनाए हुए हैं। कंट्रोल्स कैसे बनते हैं, यहाँ पर रजिस्टर कंट्रोल्स के फंक्शन के थ्रू, और उसके लिए मैं रजिस्टर कंट्रोल्स का ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इसको आपने सिंपली जहां पर आप विजिट रजिस्टर कर रहे हैं कीवर्ड्स के बाद रेंडर से पहले पहले आपने ये चीजें रखनी है सारी, रेंडर सबसे एंड में रखना है आपने। ओके, अब इसको एक्सप्लेन कर दूं। कोई एरर आ गया है हमारे पास, कोई ना कोई हमने कोड कॉपी करते हुए गड़बड़ की होगी। ओके, ये यहाँ से हमने कोड कॉपी करना था, पूरा कोड हमने कॉपी नहीं किया।
तो अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोटेक्टेड फंक्शन के अंदर यानी कि रजिस्टर कंट्रोल्स के फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपने डिफाइन करनी होती हैं अपने टैब्स और उन टैब्स के अंदर आने वाले कंट्रोल। टैब्स आप कैसे बनाते हैं, ये कोड पीस ऑफ कोड आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंट्रोल्स का सेक्शन स्टार्ट करते हैं आप। उसके बाद जो है वो उसके अंदर कंट्रोल ऐड करते हैं और उसके बाद फिर आप उस सेक्शन को एंड कर देते हैं। यहाँ पर सेक्शन टाइटल आप कंटेंट की टैब बन जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। उसके बाद सेकेंडली स्टाइल्स की टैब स्टार्ट करने के लिए उसी तरह से आप एक नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं और उस सेक्शन के अंदर कंट्रोल्स ऐड करते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर उसका सेक्शन का जो कंट्रोल का सेक्शन है वो एंड कर देते हैं। ओके, अब ये इसको पता कैसे लगता है कि ये टैब कौन सी है, कंटेंट की है या स्टाइल की है, वो इस मेथड के जरिए पता लगती है क्योंकि ये टैब में आप बता रहे हैं कि कौन सी टैब आप बनाना चाह रहे हैं। तो ये एलिमेंट है कि ये बने हुए, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये इनका बना हुआ फंक्शन है जो कि कंटेंट की टैब, जहां पर आपने जिस टैब को कंटेंट की टैब बनाना है तो उसके लिए आपको इस कोड को इस्तेमाल करना होगा और जिस टैब को आपने स्टाइल की टैब बनाना है उसके लिए आपने ये कंट्रोल मैनेजर के साथ सिर्फ जो मेथड है टैब स्टाइल का बता दें। इसी तरह से आप जब अपनी टैब्स बनानी हो तो आप अपने मेथड्स डिफाइन करते हैं। लेकिन अब इस एक सेक्शन के अंदर एक कंट्रोल ये है और इस सेक्शन के अंदर एक कंट्रोल ये है। इनको आपने यहाँ पर हर जो कंट्रोल या सेक्शन आप बना रहे हैं उसको यहाँ पर आपने यूनिक टाइटल और हर कंट्रोल को एक यूनिक आईडी, ये इनकी आईडीज हैं। तो अब सेक्शन टाइटल के बजाय से हम क्या लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं कंटेंट, तो हम क्या लेते हैं स्टाइल्स और उसके बाद कंट्रोल्स को देखते हैं कि उसमें क्या क्या कंट्रोल्स हैं। ओके, अब इसको रीलोड करते हैं, वो अपडेट कर लें। रीलोड हो गया। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो टैब्स नहीं आएंगी, कंटेंट की और स्टाइल की। कंटेंट में उन्होंने जो सेकेंडरी विजिट था वो उन्होंने इसलिए बनाया था कि वहां पर आप टेक्स्ट दें और उसके स्टाइल के लिए कलर की सिर्फ एक कंट्रोल वहां पर दिया हुआ था। अब ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने क्लास या कोई जैसे कस्टमाइजर का हमने सीएसएस मॉड्यूल यूज किया था, एलिमेंटर का भी इसी तरह से सीएसएस फ्रेमवर्क है। आप डायरेक्टली एलिमेंटर के ऊपर वो स्टाइल शीट या स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं अभी यहाँ पर। अब ऑब्वियसली हमारा ये विजिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम यूजर से इनपुट टेक्स्ट वगैरह कोई नहीं ले रहे। टेक्स्ट जो इनपुट्स लेंगे वो हम नंबर ऑफ पोस्ट और उसकी जो कंट्रोल्स हैं जो हमने बेसिकली बनाने हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता देखते जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होगा। एक तो सबसे पहले इसी जो उसके रेंडर में जो हमारा बेसिकली कोड है उस विजिट का, उसको तो एक दफा लें। थीम्स में आते हैं, ब्लॉक प्रेस में आते हैं, तो वो हमने डिफाइन कहाँ पर किया है, मेरे ख्याल से लेआउट्स में ब्लॉक 1 में वो कोड पड़ा होगा। ये सारा हमारा कोड है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और इस विजिट के ये जो रेंडर का फंक्शन है यहाँ पर ले जाते हैं। ओके, अब जो सेटिंग्स या कंट्रोल्स आप रजिस्टर कर रहे हैं उनकी वैल्यूज कैसे फैच होंगी वो यहीं पर आपको मिल जाएंगे। सेकंड जो विजिट आपने बनाया है यहाँ पर, इसमें ये देखें, इस फंक्शन से आपने सारी वो जो सेटिंग्स की वैल्यूज फेच करनी होती हैं वो आप यहाँ से इससे फेच कर लेते हैं और उसके बाद उसकी अरे आपके पास बन जाती है। उस अरे में से आपने जिस की वैल्यू को लेना हो, जिस जो आपने बेसिकली जिस कंट्रोल को जो आईडी असाइन की हुई है उसके थ्रू आप उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन अभी अगर हम यहाँ से इसका प्रीव्यू लें तो अभी यहाँ पर इस एडिटिंग एरिया में आई बिलीव आपके पास विजिट की जो हालत है वो थोड़ी डिस्टर्ब आएगी और वो डिस्टर्ब नहीं आई, बल्कि ठीक है, एलिमेंटर ने वो भी फिक्स कर दिया हुआ है। पहले क्या होता था कि आपको
इंडिविजुअली जो विजेट्स हैं एलिमेंटर के एडिटर पैनल के लिए भी सीएसएस लोड करनी पड़ती थी, क्योंकि वो हमने थीम में डिफाइन की हुई है, प्लगइन में डिफाइन नहीं की, इस वजह से उसने ओवरऑल ग्लोबली उसको उठा लिया है। उसको मतलब हम फुल विड्थ में ले जाओ, आप देखें एज इट इज हमारा वो स्ट्रक्चर के साथ विजिट आ गया है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ ऐड करने हैं कंट्रोल्स, जैसे कि किस कैटेगरी से पोस्ट आए और कितने नंबर ऑफ पोस्ट आए। फिर ये जो टाइपोग्राफी है सारी इंडिविजुअल विजिट लेवल के ऊपर यूजर जो है वो कैसे सिलेक्ट कर सके, उसके लिए आप सिंपली अब आ जाएंगे कंट्रोल्स की डिटेल की तरफ के जो है वो अब आप ये सारी चीजें आपके पास बेसिक कवर है। अब आपने आना है कि बिल्डिंग एडॉन्स में देखते हैं, यहाँ पर आपके पास ये क्रिएट न्यू कंट्रोल्स, ठीक है। और ओके, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है कि आपने एक नया कंट्रोल ऐसे करना कैसे करना है। सिंपल एग्जांपल्स में आए और यहाँ पर एक कंट्रोल्स की पूरी लिस्ट चाहिए हमें, ये एडिटर कंट्रोल्स में बता। ओके तो यूजिंग कंट्रोल्स में यहाँ पर एडिटर कंट्रोल्स के टैब के अंदर आप आएंगे, रेगुलर कंट्रोल्स हैं, के बाद रिस्पॉन्सिव कंट्रोल्स हैं, और उसके बाद कंट्रोल क्लासेस में ये कंट्रोल टाइप्स आ गई हैं सारी। टेक्स्ट कंट्रोल चाहिए आपको, नंबर कंट्रोल चाहिए, टेक्स्ट एरिया, हमें सिलेक्ट कंट्रोल चाहिए इस तरह का। और सिलेक्ट कंट्रोल में हम देख लेते हैं कि यहाँ से जो वैल्यूज है उसकी सिलेक्ट में हम वो कैटेगरीज कैसे लेकर आएंगे, तो वो देखते हैं इनके कोई क्लासेस, जैसे कस्टमाइजर की हमें हेल्पर क्लास मिल गई थी, इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बेसिक से तो स्टार्ट करें, जैसे नंबर कंट्रोल में आते हैं और यहाँ पर ये उसने हाईलाइट किया होगा कि कौन सी कंट्रोल ऐड, ये वाला कंट्रोल ऐड कहाँ पर हो रहा है यहाँ पर, और इस्तेमाल करने के लिए उसकी वैल्यू कैसे फैच हो रही है। और जो है वो सारा ये एक तो पीएचपी बेस्ड सिंपल रेंडर है, एचटीएमएल और पीएचपी बेस्ड, और दूसरा जो है वो ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड रेंडरिंग भी होती है टेम्पलेट के लिए। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो रेंडरिंग है वो बैकएंड पर यहाँ पर डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन जब भी आप ये पोस्ट वगैरह फैच कर रहे हैं तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कि दूसरे किस्म के कॉम्प्लेक्स स्टैटिक जो विजेट्स बना रहे होते हैं लोग, उनके लिए इस्तेमाल होती है ज्यादातर, ताकि वो जेएस बेस्ड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको जेएस में वैल्यूज चाहिए, तो जेएस में वैल्यूज इस तरह से आप जो है वो फैच करेंगे। पीएचपी में तो आप इस तरह से फैच करेंगे, दोनों तरीकों से। यहाँ से अगर हम एक नमेरिक कंट्रोल ऐड करते हैं नया, यहाँ पर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, टेक्स्ट की हमें जरूरत नहीं थी। हाँ, इस टेक्स्ट कंट्रोल को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपने उस विजिट को हेडिंग भी देनी हो, जैसे कि हमारे पास जो हमारा होम पेज था इसमें ये देखिए, अगर आप ये पूरा विजिट एरिया ऐसे बनाना चाह रहे हैं जिसमें जो है वो ये हेडिंग आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तब आप इनपुट का कंट्रोल भी बनाएंगे। तो यहाँ पर प्राइस की बजाय इसको मैं कह लेता हूँ लिमिट। नंबर ऑफ पोस्ट, एक्स डोमेन, यहाँ से आप मिनिमम और मैक्सिमम एक डिफाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और स्टेप्स यहाँ पर हम 1 रखेंगे, डिफॉल्ट इसमें हम कर देंगे 5। ओके, अब इसकी वैल्यू को आपने फैच कैसे करना है, इस्तेमाल जहां पर आपने करना है बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट्स में आपने करना था, पोस्ट पर पेज में, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को लेकर आना चाह रहे हैं।
तो सेटिंग्स, क्योंकि आपके पास एक एरे है, वेरिएबल है, और इस एरे में से एरे में आपको पता है की वैल्यू कैसे फेच करनी होती है, इस तरह से। यहाँ पर अब आपने जो उसको नेम दिया है, हमने उसको नेम दिया था उस फील्ड को लिमिट का, तो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी, लिमिट हो गया, लिमिट है वैल्यू। सेव किया, और अब जो है वो हम इसको रीलोड करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं। ओके, नंबर ऑफ पोस्ट 5 बाई डिफॉल्ट आ गई। तो ये काम कर रहा है, 5 से ज्यादा डिस्प्ले नहीं करवा रहा, क्योंकि वो हमारी CSS में स्टाइलिंग हमने कोई उस तरह से नहीं, या उससे ज्यादा पोस्ट नहीं होंगी उस कैटेगरी में, जो कि हम यहाँ पर हमने जिससे फैच किया हुआ है। तो अगर हम, सॉरी, टैग, तो अगर हम इसको रिमूव कर दें थोड़ी देर के लिए और यूजर पर डिपेंड करें, और इसको हमें एक दफा रीलोड करना होगा हमें, क्योंकि हमने कोड मॉडिफिकेशन की है। अब जो है वो यहाँ से मैं इंक्रीज करता हूँ। ओके, तो अब देखें हमारी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। अब यूजर के पास कंट्रोल आ गया कि वो जितने भी पोस्ट डिस्प्ले करवाना चाहता है इस विजेट में, वो यहाँ पर उसके पास आ गए। ओके, अब कंटेंट के सेक्शन में कंट्रोल्स आप यहाँ से डिफाइन करते हैं। अब एक कैटेगरी सिलेक्ट वाला भी देख लेते हैं, अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल है। अभी साथ साथ हमें थोड़ा बहुत गूगल करना पड़ेगा यहाँ पर, तो सिर्फ उसको डिफाइन करने का किरकी वालों ने अच्छी डॉक्यूमेंटेशन इस मामले में बनाई हुई है। अ, ओके, तो यहाँ पर वही बता रहा है कि आप गेट कैटेगरीज का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं उसके डाटा में, ऑप्शंस में इस्तेमाल करने के लिए। ओके, तो ये पीस ऑफ कोड कॉपी कर लेते हैं। और इस तरह के अब जो हमें आपको विजिट में बार बार चीजें चाहिए होंगी, तो उसके लिए क्या करते होते हैं कि आप एक INC का फोल्डर बना लें, जिसके अंदर आप फंक्शनैलिटी बेस्ड फाइल जो है, ये हमने विजिट्स के अंदर बेसिकली बना लिया है इसकी तरह। यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं helper.php। इसके अंदर हम ऐसे फंक्शंस लिख लेते हैं जो इस तरह से हमें इस्तेमाल करने हैं। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल नेम्स को जरा चेंज कर लें।
ओके, तो ये रिटर्न करेगा टर्म आईडी, टर्म आईडी और टर्म नेम। अरे को यहाँ पर अब इस हेल्पर फाइल को हमें इंक्लूड करना है टॉप पर, ताकि सारी बाकी फाइल्स उसको यूटिलाइज कर सकें उसमें लिखे गए फंक्शन को। और उससे भी बेहतर ये है कि इसको हम रखें एक फंक्शन के अंदर, ताकि हमें ये रीनेम भी जो है वो इनकी नेमिंग की टेंशन ना रखनी पड़े। और हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कैटेगरीज लिस्ट के नाम से, और उसके अंदर आप जो है वो हम और अब इस कैटेगरीज की लिस्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। बेसिकली सिलेक्ट कंट्रोल पहले बना लें, सिलेक्ट टू इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम कह लेते हैं कैटेगरी। और इसमें पोस्ट टाइप वगैरह की चीजें ऐड करने के लिए मजीद कम्प्लेक्स कंट्रोल आपको खुद से बनाने पड़ते हैं, जिसमें जो है वो आप पहले इसी तरह से क्लास बनाते हैं कि पोस्ट टाइप सिलेक्टिंग जितनी भी अवेलेबल पोस्ट टाइप हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, और उसको इसी तरह के एक फंक्शन के थ्रू आप इस्तेमाल करें, फिर वो भी सिलेक्ट करवाएं और उसको आप अप्रोप्रिएट पैरामीटर के अंदर इस्तेमाल करें। अब ऑप्शंस के अंदर हमने सिर्फ जो है वो फंक्शन पास करना है बेसिकली, जो हमने क्रिएट किया है। एक तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी की वैल्यू को प्रिंट आउट भी करके देख लेते हैं कि ये प्रिंट किस तरह से हो रही है, रिटर्न क्या आ रहा है हमारे पास। वो यहीं पर हम प्रिंट आउट करके देख लेते हैं, कोई गड़बड़ होगी तब भी पता लग जाएगा।
पेजेस में आते हैं और जो ये पेज है इसका प्रीव्यू लेते हैं, और यहाँ पर एक दफ़ा रीलोड भी कर लें। ये वगैरह नो रिजल्ट्स फाउंड। ओके, तो वो हमने एको की बजाय रिटर्न करना था, तो हमारे पास काम बन जाना था। अब ये देखें यहाँ पर वो तमाम कैटेगरीज जो हैं वो आ गई हैं जो आपकी पोस्ट के लिए बनी हुई हैं। तो यहाँ से अब आप सिलेक्ट करेंगे, अब इनकी वैल्यूज को आ, यहाँ पर न्यूमेरिक में ही मेरे ख्याल से ये वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर अब हम सिंपली इसको प्रिंट आर को बंद करते हैं, और इसको हम जहाँ पर क्यूरी में जहाँ पर हमें कैटेगरी चाहिए वहां पर लगा लेते हैं। कैट में पहले लगा कर देखते हैं, ना काम बना तो फिर इसकी आउटपुट को चेक कर लें। ओ सॉरी, अभी हमने सिलेक्ट ही कुछ नहीं किया। चलें यहाँ पर हेल्थ सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये काम कर रहा है। ये मल्टीपल कैटेगरीज आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो अब ये मल्टीपल कैटेगरीज से पोस्ट ले आएगा। सिलेक्ट टू इसलिए काम करता है, सिलेक्ट वन में एक ही सिलेक्ट होना था। तो ये देखिए अब हमारे पास कंप्लीटली डायनामिक काम इसका एलिमेंटर के विजिट के थ्रू हो गया, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यूज रिटर्न करता जा रहा है कैट में। अगर वो मल्टीपल सिलेक्ट किए तो उनकी ऑटोमेटिकली एरे बन रही होगी और उसको रिटर्न होकर जा रही होगी। इसी तरह से अगर आप पोस्ट टाइप्स की सिलेक्शन के ऑप्शन डालना चाह रहे हैं, आप इसी तरह से एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें आप पहले पोस्ट टाइप्स लिस्ट करेंगे, उनको रिटर्न करेंगे इसी तरह से अरे में, और वो यहाँ पर उसी तरह से एक कंट्रोल बनाकर इसमें डिस्प्ले करवा दें। अब यहाँ पर मजीद कंट्रोल्स अब आप खुद यहाँ से इसके लिए कंटेंट से रिलेटेड मजीद कंट्रोल आपने अगर कोई खुद बनाने हैं तो वो बनाए। जैसे इस सेक्शन को आपने कोई हेडिंग हेडिंग यहाँ से यूजर को ऑप्शन देनी है असाइन करने के लिए, और सो ऑन। उसके बाद अब थोड़ा सा मूव करते हैं स्टाइल की तरफ। एलिमेंटर के स्टाइल मैनेजर को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जैसे कि ये कलर वगैरह और इस विजेट में मौजूद जो स्टाइलिंग है जो हमने इसके थ्रू करनी है वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए अब इसके ऊपर स्टाइलिंग ऑब्वियसली दो जगह से आ रही है। कस्टमाइजर से भी हमने ये ऑप्शन दी हुई है और यहाँ पर भी दी हुई है, तो हमें एक जगह से इसे ऑफ करना होगा। तो हम क्या करते हैं, कस्टमाइजर से जो हमने ये कंट्रोल्स बनाए थे उनको जरा डिसेबल कर देते हैं फिल वक्त। जो हमने टाइपोग्राफी से रिलेटेड बनाए थे ना उनको यहाँ से खत्म कर देते हैं। जी नूर, क्या बात है। जी सर, अगर मिसाल के तौर पे अगर हम यूज़र को ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि वो किरकी से भी स्टाइल मैनेज करवाए और एलिमेंटर से भी, तो देन हम अभी तो हम ये एक दोनों बंद क्यों कर रहे करनी है, मुझे रीजन बताओ दोनों की। सबसे पहले बात ये है, दोनों क्यों करे वो। हैं। सर मिसाल के तौर पे अगर कोई एलिमेंटर के साथ वेबसाइट नहीं बनाना चाह रहा, वो सारी हम्म जो होम पेज है हमारा वो सारा का सारा कस्टमाइजर के अंदर मैनेज करवाना चाह रहा है, तो देन अगर तो उसके लिए फिर आप ये करोगे ना, जब उसने एलिमेंटर इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ तो आप एक इफ कंडीशन चेक करोगे, इफ कंडीशन लगा लोगे कि अगर उसने एलिमेंटर इंस्टॉल किया हुआ है, या आप अपनी कस्टमाइजर में ही एक कंट्रोल डाल दो
कि या थीम का सेटिंग्स का एक ऑब्वियसली आपको फिर पैनल बनाना पड़ेगा, जिसमें आप एक छोटा सा प्लगइन बनाओगे बैकएंड पर, जिसमें अक्सर थीम्स वाले क्या करते हैं कि इनेबल दिस मॉड्यूल, इनेबल दिस मॉड्यूल। तो आपको यूजर से बैकएंड से चेक की ऑप्शन डालनी होगी कि जो है वो एलिमेंटर सपोर्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस सूरत में फिर आप जो है वो उस इफ कंडीशन की बेस के ऊपर वो स्टाइलिंग या कंट्रोल्स यहाँ से वो हाइड कर दोगे अगर यूजर ने सिलेक्ट किया होगा तो। ठीक है सर, थैंक यू। अदरवाइज आपने जो है वो दो दो काम कराने नहीं है, मतलब सेम काम आप एलिमेंटर से भी करा रहे हो, सेम काम आप कस्टमाइजर से भी करा रहे हो, तो वो आपका काम खराब हो जाएगा, आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एक वक्त पे एक चीज आपने चलानी है, वो चाहे आप यूजर को ऑप्शन दे दो, वो सिलेक्ट करे कि उसको किस चीज की सपोर्ट चाहिए, अगर वो एलिमेंटर से बिल्ड करना चाह रहा है या जो है वो कस्टमाइजर के थ्रू जाना चाह रहा है। तो फिर आप उन कंट्रोल्स को तभी इनेबल करो, यहाँ पर एक इफ कंडीशन के अंदर रख लो कि अगर यूजर ने सिर्फ ये ऑप्शन सिलेक्ट की है कि कस्टमाइजर वाली, तो फिर इन्हें डिस्प्ले करवा दो। लेकिन अभी फिलहाल हम चूंकि हमने टेस्टिंग करनी है, इसलिए मैं यहाँ से रिमूव भी नहीं करता, हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि जो है वो बाद में एक्सरसाइज फाइल्स में आपको ये अवेलेबल ही रहे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके, तो इसको हम रहने देते हैं, सिर्फ जो है वो जो टाइपोग्राफी से रिलेटेड कंट्रोल था उसे बंद करते हैं। ये हमने हेडर बंद कर दिया। ये और ये भी। ओके, और अब जो हमने कंट्रोल्स स्टाइल की टैब में बनाने हैं वो यहाँ पर, जैसे कि कलर वगैरह के लिए कंट्रोल है, इसी तरह से आपके पास बाकी के कंट्रोल्स हैं। आ, यहाँ पर आ जाते हैं ये टाइपोग्राफी कंट्रोल, सबसे पहले इस्तेमाल होता है। इसको हम कह लेते हैं हेडिंग्स टाइपोग्राफी। इसके लिए आपको स्पेशल कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सिलेक्टर में आपने सिर्फ जो है वो ये रैपर आपने लाजमी रखना साथ, रैपर को उड़ा देंगे तो ये सारी क्लासेस के ऊपर ही इंप्लीमेंट कर देगा। रैपर क्या करता है कि अब अगर उसने इसी विजेट को बार बार इस्तेमाल किया हुआ है 2 दफा, तो अगर आपने रैपर नहीं लगाया हुआ तो वो दोनों विजेट्स में वो सेम कंट्रोल के स्टाइल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो रैपर क्या करता है कि एलिमेंटर हर विजेट को एक रैपर के अंदर रैप करता है और उसको एक यूनिक आईडी असाइन होती है। तो जब आप उस रैपर के अंदर मौजूद उस क्लास के ऊपर स्टाइलिंग करेंगे, तो क्लास या एलिमेंट वो फिर उस रैपर के अंदर आने वाले ही सिर्फ उन हेडिंग्स पर या उन कौन उस एलिमेंट के ऊपर वो स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करेगा। तो ये आपने याद रखना है, हमेशा रैपर को खत्म नहीं करना है यहाँ से। अब यहाँ पर आपने क्लास या एलिमेंट नेम बता देना जिसके ऊपर आप वो स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, आउटपुट करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास इसमें नेम पड़ा कहाँ पर है, फीचर टाइटल की उसको क्लास लगी हुई है। तो ये टाइपोग्राफी हम, अब इसमें सिर्फ जो बाकी टाइपोग्राफी के तमाम कंट्रोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमेंटर के पैनल में सारे आ जाते हैं, आपको कुछ से कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आप इसका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लें। और अब इसमें थोड़ा सा किरकी से हटकर थोड़ा सा ये चीज़ है कि आप डिफॉल्ट जो है वो आप नहीं बता सकते, जैसे कि जी डिफॉल्ट में
वो चीजें यहाँ पर ये देखें ना, इसके आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ टाइप है, सेपरेटर है और एक्सक्लूड है। ओके, एक्सक्लूड में सिर्फ आप बता सकते हैं कि ये चीजें इसमें से रिमूव कर दो। को रीलोड करते हैं, यानी कि आपको सारे कंट्रोल्स नहीं चाहिए टाइपोग्राफी के, तो उसके लिए आप अरे की सूरत में कुछ चीजें एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब आप स्टाइल्स के टैब में हैं, तो आप टाइपोग्राफी में आ गए। अब ये आपके पास वो तमाम टाइपोग्राफी के कंट्रोल्स आ गए हैं। शुरुआत करते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करने से। तो ये देखिए आपके पास फॉन्ट स्टाइल चेंज। उसी तरह से जैसे किरकी में आपको काफी सारी ऑप्शंस मिलती हैं, इसमें भी मिल जाती हैं। उसके अलावा वेट जो है वो, और तो कुछ फ़ॉन्ट्स में आपको वेट वाली ऑप्शन मिलेगी नहीं। ओके, साइज वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तमाम टाइपोग्राफी के कंट्रोल अब आपके पास यहाँ पर काम करेंगे। लाइन हाइट वगैरह, सो जो भी अब यूजर के पास ऑप्शन है कि वो क्या करना चाह रहा है। उसके बाद ये पैराग्राफ है, इसका कंट्रोल आप बना लें। हम्म, ये दोनों के साथ टाइपोग्राफी लिखा आ रहा है, तो चेंज कर लें इनका। अब ऑब्वियसली इसकी जो स्टाइलिंग है पैराग्राफ वगैरह की थीम से भी आ रही है, वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा। ओके, लेकिन काम हो गया मेरे ख्याल से। अप्रोप्रिएट रैपर और अप्रोप्रिएट, जो क्योंकि वो उसके अंदर पैराग्राफ्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, वो पैराग्राफ को डायरेक्ट क्लास लगी हुई है। तो हमने एक पैराग्राफ सिंपल रखना है, उसके एक पेरेंट कंटेनर से उसे जो है वो अप्लाई करना है।
ओके। उसके बाद एक और काम आप कर सकते हैं कि यूजर जो है वो ये नहीं शो करवाना चाह रहा पोस्टेड ऑन, वो सिर्फ टाइटल शो करवाना चाह रहा है यहाँ पर, या यहाँ पर भी वो पैराग्राफ शो नहीं करवाना चाह रहा। उसके लिए फिर आप कोई ऐसा कंट्रोल यूज करेंगे जिसमें आप इफ कंडीशन यूज कर सके, ट्रू फॉल्स वाला, वो देख लेते हैं। कि मुझे कोई स्विच या टाइप टॉगल टाइप नजर नहीं आ रही चीज। इसके लिए आप या तो सिलेक्ट इस्तेमाल कर लें, शो हाइड, ये है स्विचर कंट्रोल आ गया हमारे पास। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे यूजर जो है वो मेटा डिस्प्ले नहीं करवाए, इसको हम कंटेंट सेक्शन में रखेंगे, कंटेंट के कंट्रोल में। लेते हैं शो मेटा। तो इसकी कंडीशन भी उन्होंने यहाँ पर लगा कर दी हुई है, यहीं से ऐसे आप इस्तेमाल। ये फीचर मेटा का पूरा कंटेनर आपने यहाँ से इस कंडीशन की बेस के ऊपर शो या हाइड करते हैं। यहाँ पर अब हम आईडी चेंज करेंगे, हमने रखा हुआ है शो मेटा। ओके, तो वो यहाँ पर सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ है, हमने यहाँ पर भी रखना है। और ये आप सेपरेट कंट्रोल भी बना सकते हैं, शो मेटा इन लार्ज ग्रिड्स, शो मेटा इन स्मॉल ग्रिड्स, सो। और टाइपोग्राफी के लिए भी आप सेपरेट कंट्रोल बना सकते हैं कि लार्ज ग्रिड के लिए टाइपोग्राफी जो है वो सेपरेट स्टाइल बनाए और स्मॉल के लिए सेपरेट। तो ये अब आप एक और काम कर सकते हैं कि इस ग्रिड के डिफरेंट स्टाइल्स बना लें, और उसके लिए स्टाइल्स के लिए भी एक ड्रॉप डाउन रख लें। स्टाइल क्योंकि आप सिंपली सीएसएस से मैनेज कर रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे कि ये जो मेन आपका कंटेनर है, इसके ऊपर आप एक स्टाइल की क्लास साथ कंकैटिनेट करवा लें, जिसमें जो है वो आपको थोड़ा सा मजीद पंगे लेके दिखाते हैं, शशके वाले काम थोड़े करते हैं। हाँ, सिलेक्ट टू कंट्रोल ही दोबारा, या सिलेक्ट टू नहीं, यहाँ पर आप सिलेक्ट ही बनाएंगे।
ग्रिड स्टाइल। ओके, तो अब सिर्फ जो है वो इसकी स्टाइल की वैल्यू को भी साथ जो है वो प्रिंट कर लेते हैं कंटेनर में, और फिर उसकी बेस के ऊपर CSS में जाकर चेंज करो। अच्छा, वर्डप्रेस का कोई एस्केपिंग फंक्शन यूज करते हैं? जो कि वर्डप्रेस रिकमेंड करता है हमेशा डाटा की सैनिटाइज करें आप आउटपुट को। कास्ट हमने चूंकि प्रिंट करनी है तो हम एस्केप एट्रीब्यूट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। डाटा को आपने किसी भी तरह से इजी नहीं लेना उसको। जब भी आपने कहीं पर आउटपुट कर रहे हैं, जब तो आप कोई हार्ड कोड वैल्यू एको कर रहे हैं तो फिर तो आपको मसला नहीं होगा, लेकिन जब आप इस तरह से वैल्यूज डेटाबेस से फैच करके आउटपुट कर रहे हैं तो वर्डप्रेस हमेशा रिकमेंड करता है कि आप कोई एस्केपिंग फंक्शन अप्रोप्रिएट उसके ऊपर यूज करके उस वैल्यू को प्रिंट करें जहां भी आपने करना है। इवन ये भी हमने ऐसे लगा दी है, इसके ऊपर भी आप न्यूमेरिक की जो है वो कोई स्केपिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन जो है वो यूज कर। ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है। अच्छा जी, और अब जो है वो क्या काम हमने करना था? ओके, स्टाइलिंग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रही है, क्लास प्रिंट हो रही है, उसके बाद उस क्लास के अगेंस्ट जो है वो स्टाइलिंग कोई डिफरेंट इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और हमने इसको कोई डिफॉल्ट भी नहीं बताया था, डिफॉल्ट वैल्यूज की क्या होती। ओके जी, अब देखें इस कंटेनर के ऊपर हमारे पास स्टाइल 2 या जो भी हमने सिलेक्ट किया वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो स्टाइल 2 में अब हमें इसका कोई स्टाइल 2 डिफाइन भी करना होगा। वो हम कहाँ पर करेंगे इसकी स्टाइलिंग? वो हम थीम में इसकी स्टाइल और CSS में जा जा पर हमने इसकी स्टाइलिंग लिखी हुई है अब इस ब्लॉग इस ग्रिड की, वहां पर थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। जैसे कि ये है फीचर्ड ग्रिड, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जब यहाँ पर पहले देख लें कि हम अप्रोप्रिएट यूज भी कर रहे हैं। ओके,
यहाँ पर हमने क्लास इस्तेमाल करनी थी। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो हम कहते हैं फीचर ग्रिड स्टाइल 2 जब हो तो हम इसकी टेम्पलेट कॉलम्स जो है वो उनको चेंज कर देते हैं। इसको हम कह लेते हैं और साथ हमने ये जो लार्ज ग्रिड बनाया हुआ है इसको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो तो फिर उसी तरह रहेगा चाहे दोनों फाइल सिलेक्ट हैं। ओके, और अब जो है वो इसको रीलोड करते हैं। चेंज नहीं आया हमारे पास, दोबारा से इसको कंट्रोल हार्ड रीलोड करके देखते हैं ताकि CSS भी सारी अप्रोप्रिएटली लोड हो जाए हमारे पास। ये देखिए बैकएंड पर तो हमें चेंज नजर नहीं आया क्योंकि वो रन टाइम पर CSS रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। उसके लिए क्या होगा कि बात वही आगे कि जब आपने फिर इस तरह से सारे काम बैकएंड पर भी कंपैटिबिलिटी प्रॉपर रखनी है तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो स्टाइल शीट्स को भी अप्रोप्रिएटली इंटीग्रेट करेंगे, विजेट्स में ही बनाएंगे और उनको फिर यहाँ पर एडिटर में लोड करवाएंगे और फिर जो है वो आपका ये इशू आपके पास नहीं होगा। लेकिन अभी हमारा जो काम था वो हो रहा है यहाँ पर कि जो आ, और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर स्टाइल 2 सिलेक्टेड है तो पैराग्राफ को हाइड कर दें, इसमें इफ कंडीशन लगा दें। ठीक है, तो इस तरह से अब आप मल्टीपल स्टाइल्स बना सकते हैं ग्रिड्स के। इनको आप यहाँ से सिलेक्ट करवाएंगे और सिलेक्ट करवा के यहाँ पर जो है वो इनका लोड कर लेंगे अप्रोप्रिएटली। और जो आपने स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स कैसे ऐड करने हैं अपने, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर ये देखें। फ्रंट एंड स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स इन फंक्शंस के थ्रू करेंगे और एडिटर स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स आप यहाँ से करेंगे और प्रीव्यू स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स और विजेट की स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स, यानी कि ये विजेट की स्क्रिप्ट्स और स्टाइल विजेट्स की जो आपने स्टाइल्स रजिस्टर करने हैं। अब इसको स्टाइल करने का तरीका ये होगा कि आप हर जो कह लें कि विजेट है उसकी जो रिलेटेड ये जो स्टाइलिंग है इसको आप रखें विजेट के साथ अपने प्लगइन के साथ और फिर आप उसको ऐड करवाएंगे यहाँ पर और उनको फिर एनक्यू करेंगे अप्रोप्रिएटली ताकि वो यहाँ से जैसे अगर हम इसको करते हैं यहाँ से अगर कट कर लेते हैं। ठीक है, अ, और जो हमारा यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं एसेट्स की और इसके अंदर हम बनाते हैं एक नई फाइल, इसको हम कह लेते हैं gridforce.css। ओके, और यहाँ पर इसे मूव करते हैं और अब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए विजेट की स्टाइल्स रजिस्टर करेंगे और उन्हें इस्तेमाल करें। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और ये वो एसेट्स के अंदर मैंने वैसे रख दिया। आप CSS का फोल्डर बना लें उसी तरह से। इसको हम कह लेते हैं
.css। ओके, ग्रिड विजेट स्टाइल इसे कह देते हैं। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि गेट डिपेंडेंसीज का फंक्शन इस्तेमाल करना है, और उसके अंदर आपने जो ये जो बनाई है इसकी इसको आईडी असाइन की है इसकी एनक्यू स्क्रिप्ट वाली फाइल को, वो आपने साथ इस्तेमाल करनी है। अम, जैसे गेट नेम, गेट टाइटल, गेट आइकन, गेट कैटेगरीज, गेट कीवर्ड्स हैं, इसी तरह से गेट डिपेंडेंसीज में आपने वो एक से ज्यादा जो स्टाइल शीट्स हैं उन्हें आप डिपेंडेंसीज में ऐड कर सकते हैं कि इनको यहाँ पर लोड करो। साथ ही ये भी देख लेते हैं कि एडिटर में स्टाइल इसका जो है वो लोड हमने एडिटर में भी करना है। हम्म, अभी फिलहाल इसको इसी तरह से रीलोड करके देखते हैं कि ये एडिटर में काम चल रहा है या नहीं चल रहा, ताकि उस हिसाब से हम एडजस्ट करें। यहाँ पर हमारा काम जो है वो नहीं बन रहा। एक दफा ये देख लेते हैं कि रन टाइम के ऊपर इसके ऊपर क्लास भी इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। ओके, तो ये असल में इशू हमारे पास ये हो रहा है कि सिलेक्ट से जो हम वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं वो रन टाइम के ऊपर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो उसको पता ही नहीं लग रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है सीएसएस। तो मेरे ख्याल से वहां से भी हमारी काम कर जानी थी, लेकिन रन टाइम के ऊपर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही वैल्यू यहाँ पर। तो उसके लिए मजीद खपने की बजाय मैंने एक प्लगइन बनाया हुआ था, उसमें मैं देख लेता हूँ कि मैंने किस क्या टेक्निक लगाई थी। स्पेशल तो मेरे ख्याल से मैंने कोई फनकारी नहीं लगाई थी, उसी तरह से जो लेआउट है उसको एको किया हुआ है बस।
चलो इसको देखते हैं बाद में, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। हम्म, एक तो ये काम एक्स्ट्रा हुआ, इसको तो नहीं करना था हमने। ओके, तो वो जो हमने कंट्रोल कॉपी किया था उसमें कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट वाला एक मेथड इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि वो क्लास नहीं मिल रही थी उसे उसके ऊपर, तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। अदरवाइज ये जो काम हमने सेपरेट किया, चलो आपको एक ये आइडिया हो गया कि आपने विजिट बेस्ड सीएसएस कैसे बनानी है। तो अदरवाइज आप इसको, अब हमारा थीम में भी पड़ा रहता तो हमारा काम चल जाना था, वो सिर्फ एक्स्ट्रा जो कोड था वो काम खराब कर रहा था। अब देखें यहीं पर हमारे पास स्टाइल वो यहीं पर भी रिफ्लेक्ट करके देखें, क्योंकि स्टाइल 3 में कोई सेपरेट स्टाइलिंग हमने लिखी नहीं है, तो आप जो लिखेंगे वो यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट होती जाएगी। ओके, उसके बाद स्टाइलिंग के टैब में आप मजीद क्या, ये इस विजिट के लिए क्या चाहिए आपको, ये जो कैटेगरी नेम आ रहा है उसका बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर चेंज करने की ऑप्शन डाल दें। चलिए कलर का कंट्रोल आपको चाहिए होगा। क्लास देख लें कौन सी है। और ये प्रॉपर्टी हमारी है इसके पास, बैकग्राउंड कलर, और ये वैल्यू के आगे, ठीक है। और अब इसी तरह से इसके टेक्स्ट का कलर भी हमने चेंज करना है। आप इसको डिफॉल्ट भी बता सकते हैं।
पट्टी हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, दोनों ही वाइट हो गई। अब जी हमारे पास कलर कंट्रोल भी आ गया, जो कि रन टाइम के ऊपर हमारे पास वहीं पर काम कर रहा है। ये टेक्स्ट का कलर जो है वो मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा है, इसको देख लेते हैं। वेज के अंदर ए पे लगा हुआ है टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट भी लगा देते हैं। ये भी वैसे अब काम कर रहा है। ओके, तो इस तरह से अब बाकी के कंट्रोल्स आप यहाँ से देखें, देखकर जो आपने रजिस्टर करने हैं और कौन कौन से आपको चाहिए हेडिंग का, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं इसके एलिमेंटर के, ये एक दिन में आपको नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीजें सीखते जाएंगे आप। अब ऑब्वियसली जब आप ये बाकी के जरा विजेट बनाए ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, उनमें कंट्रोल्स खुद से बनाएं और उनको। अब ये एलिमेंटर का विजेट बन चुका है। अब यूजर जो है वो इस सेक्शन को मल्टीपल डुप्लीकेट कर लेगा, डिफरेंट विजेट्स में डिफरेंट कैटेगरीज से पोस्ट ले आएगा, तो वो एक ही विजेट रिपीट भी हो रहा है, डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो ले आए, और सो ऑन। और अपनी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स के साथ बिल्ड कर ले, इस तरह से। तो जो है वो यूजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेबिलिटी आ जाएगी। अब जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बाकी के विजेट्स को कन्वर्ट करें, मजीद कंट्रोल्स ऐड करने सीखें, सीख कर डिफरेंट कंट्रोल्स के साथ खेलना सीखें। और सबसे पहले तो जब आप सारे बाकी के विजेट कन्वर्ट करेंगे तो आपको खुद ही जो है वो कंट्रोल्स इस्तेमाल करने का आइडिया हो जाएगा, डिफरेंट कंट्रोल्स को इस्तेमाल करना सीखें। और यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इनकी हुक्स को और बाकी चीज़ों को स्टडी करना सीखेंगे, तो आपको फिर एलिमेंटर के स्टैंड अलोन एडॉन्स, आप सिर्फ थीम डेवलपर नहीं, आप प्लगइन डेवलपर भी बन सकेंगे, कि आप इस तरह के डिफरेंट वूकॉमर्स के और कस्टम पोस्ट टाइप के और सो ऑन, आप इस तरह के विजेट्स जो हैं वो डायनेमिक विजेट्स बना सकते हैं, और बनाकर उन्हें वर्डप्रेस की रिपोजिटरीज पर भी पब्लिश अपने विजेट्स को कर सकते हैं। जैसे मैंने ये विजेट अपने फ्री टाइम में बनाकर ये प्लगइन अपलोड किया हुआ था, तो वो उसको काफी अरसा हो गया, उसको मैंने अपडेट भी नहीं किया, कहीं ये रिमूव भी ना कर दें। बस इस तरह से जो है वो आप सिर्फ थीम्स बनाकर नहीं, सिर्फ प्लगइन्स बनाकर भी, इसके भी 1000+ इंस्टॉल हैं। इसके मैंने काफी सारे ये देखे हैं विजेट्स, इसके तो आइकन्स भी कस्टम बनाए थे। सो ये इस तरह से, तो आप भी इस तरह के विजेट्स और प्लगइन्स बनाकर उस तरफ भी जा सकते हैं। तो चलें जी, अब क्लास का इख्तिताम करते हैं, और जो है वो अब सवाल जवाब की तरफ आ जाते हैं। मैं अगर आप फैन थोड़ा स्लो कर लूँ, इसका शोर बहुत आ रहा है मुझे। जी जनाब, किसी का कोई सवाल तो आप पूछें। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी जी, आप पूछें। सर ये एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम फॉर एग्जांपल एलिमेंटर के अलावा गुटेनबर्ग से विजेट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा इसका? के लिए गुटेनबर्ग की डेवलपमेंट सीखें, रिएक्ट सीखें, गुटेनबर्ग का ब्लॉग बनाना सीखें। ठीक है सर, क्योंकि रिएक्ट के साथ, रिएक्ट की बेस के ऊपर जो है वो गुटेनबर्ग के ब्लॉक्स बनते हैं। हाँ जी, उसके लिए आपकी आसानी के लिए क्रिएट सर कोई गुटन सोर्स है तो? ब्लॉग
का ये रिसोर्स अहमद अवैस का यूज कर लें। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसने दी है कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है इसे। ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट बंदा जी, 4 ही बंदे हो, पूछी जाओ अब क्या पूछना है। इसको तकरीबन आखिरी क्लास ही कंसीडर करो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक इससे रिलेटेड है, एक थोड़ा सा अलग है सर। जिस तरह अभी आपने वो बताया है कि हम अलग स्टैंड अलोन एक प्लगइन बना के उसमें एड ऑन्स अपने ऐड कर लेंगे, यानी एड ऑन के तौर पे एक प्लगइन बना लेंगे सर। वो तो ठीक है सर, उसकी भी इंटीग्रेशन कोई करनी पड़ेगी मतलब एलिमेंटर के साथ? यार ये एलिमेंटर के लिए ही जब बना रहे हैं, और इंटीग्रेशन यही तो होती है। एलिमेंटर के लिए आप विजेट बना रहे हो, उसमें मजीद क्या इंटीग्रेशन होती है। नहीं सर, यानी वो प्लगइन जो अलहदा से कोई होते हैं, जिस तरह ये हम कर कहते हैं ना कि उसके लिए एलिमेंटर प्रीरेक होता है, ये अक्सर जो जिस तरह एक प्लगइन है उसका नाम है एसेंशियल एडॉन्स या हाँ अल्टीमेट एलिमेंटर, तो हाँ उसके लिए होता है प्रीरेक एलिमेंटर। तो सर वो एलिमेंटर की बेस पे ही जिस तरह अभी हमने काम किया इसी तरह ही करके वो बनेंगे हाँ जी, इसी तरह कि ही बनेंगे। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था थोड़ा सा हट के यार टॉपिक से। सर वो हम्म आपको शायद मैंने बताया था कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था यूनिवर्सिटी के लिए मेंबरशिप मैनेजमेंट का। सर हम्म उसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी आपसे। मैंने ना डिफरेंट वो गिटहब चेक किया है, ये ऑलरेडी जो बने हुए हैं प्लगइन्स, पेड मेंबरशिप प्रो है और मेंबर प्रेस है। सर मुझे इसकी समझ नहीं लग रही, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूं। मैंने इसके ना डिफरेंट इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन देखी है, प्लगइन्स की ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे देख लिए हैं। तो सर अब मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, तो मैंने यानी गिटहब पे इनको स्टडी करने की कोशिश किया, बट मुझे समझ नहीं लग रही कि कहाँ से स्टार्ट करूं। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। मैं आपके साथ लिंक भी प्लगइन्स शेयर को कर दूँ? इस्तेमाल करना कि प्लगइन कोड करना। यस सर, कोड करना। मतलब यानी मैंने वो प्रोजेक्ट के लिए बनाना है ना, ये पेड मेंबरशिप प्रो जैसा एक प्लगइन। हाँ। सर ये मैं प्लगइन एक उस मिनट ना। जैसा आपने अपना बनाना है। यस सर, यस सर। अल्लाह के बंदे, मैं उससे पहले अच्छी तरह पीएचपी सीखो ना। प्लगइन बाद में बनेगा, पहले आपकी कोर पीएचपी का कंसेप्ट, क्योंकि वो काम तो आप मेरे पीएचपी में करना है ना भैया। उसका प्लगइन स्पेसिफिक टर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लिए पहले आप पीएचपी में अगर वो कर सकते हो, वो सोल्यूशन पीएचपी में कोड करो, फिर उसको वर्डप्रेस के सिर्फ मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस में इंटीग्रेट कर लो एज ए प्लगइन, उसको बनाकर उस लाइब्रेरी को। मीन्स के सर आपके कहने का मतलब है पीएचपी में पहले सिंपल जिस तरह कोड करते हैं बैकएंड, उस तरह करके फिर उसमें कन्वर्ट करना है। तो आपने ये नहीं कि इतना लंबा पंगा लेना क्यों, मुझे उस बात की समझ नहीं आ रही। सर वो प्रोजेक्ट है ना यूनिवर्सिटी में, जिस तरह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, तो हाँ, तो उसमें मैंने मेंबर को यूज कर लोगे तो क्या तकलीफ है उन्हें। वो कहेंगे ये तो आपने अपना क्या इनपुट दिया है, ये तो आपने उनको कॉपी किया है, मतलब आपने उन्हीं का उठा लिया, मतलब यानी वो तो प्रेजेंटेशन आप होती फिर है ना। वर्डप्रेस में ना बनाओ, आप पीएचपी में सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ ना। आप वर्डप्रेस पर जाओ ही ना, फिर आपने ये काम नहीं करना तो। ठीक मेंबरशिप है की फंक्शनैलिटी से लेकर पीएचपी में वैसे प्रोजेक्ट बना लो उसे भाई, सिंपल। वर्डप्रेस में जाने की क्या जरूरत है आपको। ठीक है क्योंकि सर, वो बस आप यही। उसको कहो ना क्या बड़ा इजी है, उसको रिवर्स इंजीनियर ये वो ये बड़ी, ये इतना इजी होता नहीं है। मतलब जैसे बंदा, ये तो आप वही बात कर रहे हो कि मैं एलिमेंटर इस्तेमाल ना करूं, एलिमेंटर जैसा अपना बना लो। एलिमेंटर जैसा अपना बनाने के लिए फिर बड़े पीछे बड़ी चीजें चाहिए ना। इतना आसान होता तो हर बंदा एलिमेंटर ना बनाकर बैठा होता, या हर बंदा पेड मेंबरशिप प्रो ना बनाकर बैठा होता। ये इसलिए सोल्यूशन अगर बनाना है तो उसको सिंपल पीएचपी में या किसी और लैंग्वेज में ले जाओ, उसको उस तरह से बना लो। वर्डप्रेस पे जाओ ही ना आप। ठीक है सर। सर मैंने इसके लिए ना वो आप कह रहे थे पीएचपी का, मैंने इसमें पहले बेसिक पीएचपी तो सीखी हुई थी, मैंने ये ऊप भी इसमें सीखी है, क्योंकि वो सारी ऊप बेस्ड ही वो क्लासेस सारी बनी थी। तो ठीक है सर, मुझे क्लियर हो गया।
तो क्या आप रिवर्स इंजीनियर वगैरह अगर उस प्लगइन की फाइल्स को यूज करके चेंज भी थोड़ा बहुत कर लोगे तो अगर चेक करने वाला थोड़ा सा भी समझदार निकला हो तो फिर पकड़ लेगा आपको कि यार ये आपने क्या किया हुआ है, तो वो उल्टी बिस्ती वाली बात है आपकी। नहीं सर, वो हम उन्हें बता देंगे कि हमने इनसे, वो हमने ना रिपोर्ट में सारा उन्हें बताया कि हमने ये ऑलरेडी जो बने हुए प्लगइन है ना, 4 से 5 हमने मेंशन करके दिए थे रिपोर्ट में कि ये बने हैं, हम इनसे इंस्पायरेशन ले रहे हैं। और उन्हें भी पता होता है कि बच्चे लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। बस ये था सर कि वो थोड़ा, यानी हम चाह रहे थे कि यानी लर्निंग हमारी उस लेवल तक चली जाए, क्योंकि वर्डप्रेस में तो कर ही रहे हैं। देखो वो दोनों तरीकों से आपके लिए नुकसान है। आप उसको जो है वो मॉडिफाई करके सिर्फ प्रोजेक्ट की बेस के लिए लर्निंग पर्पस के लिए भी कर रहे हो तो आपकी वो लर्निंग नहीं हो रही, आप वो काम खराब कर रहे हो अपना, क्योंकि बेस का आपको पता नहीं है। आप सिर्फ जो है वो उसमें प्लगइन में कुछ चीजें चेंज करके नाम चेंज कर लिए फंक्शंस के, क्लासेस के, वो क्लास कर क्या रही है वो आपको पता नहीं है पीछे। जैसे अभी हम यहाँ पर एलिमेंटर के ये जो काम कर रहे हैं इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ये दी भी दी, अब आप कहोगे जी सिर्फ इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन ये कंट्रोल मैनेजर है क्या, और इसके आगे ये डबल कॉलन लगा कर इन्होंने कर लिखा क्यों हुआ है, ये क्या है, ये मेथड है या क्या है, फंक्शन है। तो ये चीजें जब आपको नहीं पता होंगी तो फिर आप ये कोड मॉडिफाई भी कर लेंगे तो आप उसके किसी काबिल नहीं रहोगे। ये चीजें पहले आप पीएचपी सीखें अच्छी तरह से। पीएचपी अगर आपको अच्छी तरह से आती होगी, ये सारी वो पीएचपी ही है जो इन्होंने आगे अपने फ्रेमवर्क्स में बनाकर कन्वर्ट करके इस्तेमाल की हुई है। कोई भी जो प्लगइन्स वर्डप्रेस के बने हुए हैं सारे वो बेस चुके पीएचपी है। तो वो ऑब्जेक्ट आप कोई प्लगइन कोई अच्छा बना हुआ प्लगइन डाउनलोड करो, उसकी फाइल्स वगैरह स्टडी करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें अब इसमें भी जो मैंने जो प्लगइन बनाया था, ये जो कॉन ब्लॉक का मैंने प्लगइन बनाया था, यहाँ पर जो मैंने खोला भी था, यहाँ पर भी देखें कि मैंने काम बड़ा लंबा चौड़ा किया हुआ है। ये देखें इसमें पूरी जो है वो क्लासेस बनी हुई हैं, जिसमें जो है वो ये हेल्पर की ये सिंपल फंक्शन नहीं है जैसे हमने ये फंक्शंस बना दिया था ना, ये हेल्पर की क्लास बनी हुई है, इसमें क्लास के अंदर फंक्शंस बने हुए हैं, फिर इन्होंने जहाँ पर इस्तेमाल होना है उस क्लास में से मेथड्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट करने हैं, फिर उसके बाद जो है वो विजेट्स जो रजिस्टर हो रहे हैं। यहाँ पर कहाँ गया है यार ये मेरा, ये यहाँ पर ये देखो कि सारे काम क्लास बेस्ड हो रहे हैं। इसमें फिर जो विजेट्स लोड करने हैं डायनामिकली, ये तो अभी अभी भी मेरा जो ये जो प्लगइन है वो बड़ा सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। ये प्लगइन लोडर की क्लास बनी हुई है, फिर इसमें ये क्लास होती क्या, उसके अंदर मेथड्स कैसे डिफाइन होंगे, ये सारी, ये देखो इतना लंबा चौड़ा काम सिर्फ ये पूरी फाइल सिर्फ क्या कर रही है, ये कंपैटिबिलिटी चेक करती है कि यूजर का पीएचपी वर्जन कंपैटिबल है या नहीं है, यूजर ने एलिमेंटर इंस्टॉल भी किया हुआ या नहीं किया हुआ। अभी तो हमने वो काम चेक ही नहीं किया ना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको विजेट बनाने सिखाए हैं। और इसमें ये देखिए ये जो किरकी वाला वो बात कर रहा था, मैंने किरकी वगैरह इस तरह से कंडीशनल लोड की हुई है कि यूजर ने बिल्डर कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है पीछे से, कि उसने किरकी के साथ वो कस्टमाइजर के साथ जा रहा है या वो ये एलिमेंटर में वो रह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एलिमेंटर का वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, फ्री है या प्योर, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है जिसको इन डेप्थ आपको पहले स्टडी करना होता है। और स्टडी करने का, और यहाँ पर भी आने से पहले आपको अगर अच्छी पीएचपी नहीं आती तो यहाँ पर बड़ी सारी चीजों की आपको समझ नहीं आएगी, आप मैसअप कर बैठेंगे चीजों का। तो आपको सबको भी मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, क्योंकि आप डेवलपर्स के प्रोग्राम में आए हुए हैं, आप डिजाइनर्स के प्रोग्राम में नहीं आए हुए। तो आपने डिजाइन डेवलपर्स के प्रोग्राम में रहते हुए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वो गटनबर्ग का ब्लॉक बनाना, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी रिएक्ट आनी चाहिए। रिएक्ट आती होगी तो आप उसका ब्लॉक बनाएंगे ना, क्योंकि वो सारा नोड में उसने कोड लिखना है, सारा नोड से वो मॉड्यूल बनाना आपको सिखा रहा है। फिर उसके बाद उसमें डायनामिक डाटा पुल करने के लिए भी आपको रिएक्ट का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो लंबा प्रोसेस है, इजी नहीं है, इस पर टाइम सर लगेगा आप लोग से। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मैंने ना इसमें पीएचपी बेसिक सीखी थी मैंने। इसमें वो यूडेमी पे एक कोर्स था, मैंने वो किया था। उसमें बेसिक वो जो सीएमएस टाइप होता है ना, क्रेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वो मैंने यानी इस लेवल तक पीएचपी मैंने सारी कर ली थी, ऑथेंटिकेशन और ये चीजें। तो अब मैंने वो अपने सर से भी बात की थी, वो कह रहे थे कि अगर वैसे भी बनाते हो तो उसमें भी आपको फ्रेमवर्क तो यूज करना ही पड़ना है, लारावेल या कोई। तो इस वजह से मैं कंफ्यूज था कि क्यों ना, अगर वो भी करना है तो वर्डप्रेस भी है ही है। नहीं, वो लारावेल भी यूज करोगे लेकिन उसमें फंक्शनैलिटीज तो सारी आप खुद ही लिखोगे ना भाई, यहाँ पर तो आप प्लगइन यूज कर रहे हो, फंक्शनैलिटी आप अपनी तो कुछ लिख ही नहीं रहे। तो इसलिए लर्निंग पर्पस के लिए आप लारावेल वगैरह के साथ ही जाओ ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो। प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगी तो आप ये प्लगइन्स और थीम्स में एक्सेल कर सकेंगे। अब जैसे कि मैंने ये तो मैंने आपको फौरन से बता दिया कि डायनामिक डाटा पुल करना था, तो हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें कैटेगरीज हमने लिस्ट करवानी है, फेच करवानी है। अब उसके अलावा आपको डायनामिक पुल करना पड़ गया,
इसके किसी कंट्रोल में आपने आपको चाहिए वर्डप्रेस की किसी कस्टम टेक्सोनोमीज भी आपने लिस्ट करनी है, वो कैसे करोगे? तो ये चीजें पहले आपको बेस पता होगी तो आप करोगे ना। इसलिए यस आपको PHP और ये जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये अच्छे से आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप जो है वो थोड़ा सा एक्सेल कर सकेंगे इसमें। अगर आप बिल्कुल जो है वो हल्के फुल्के कोड पर रहेंगे तो हल्के फुल्के कोड से ना अच्छा प्रोडक्ट बनता है, ना अच्छा थीम बनता है, ना अच्छा प्लगइन बनता है। तो आपको ये अपनी प्रोग्रामिंग साइड स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आप सबको, फिर ही आप थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक है सर। सर इसमें एक चीज और, अगर हम यानी फुल मेहनत से यानी मैं इसको करता हूँ तो आपके अकॉर्डिंग एस्टिमेट कितना को टाइम रिक्वायर्ड होगा, 1 माह 2 माह? किस मींस चीज को? सिर्फ थीम एक थीम प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट को? नो सर, ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया है रेलिवेंट। वो तो 1 महीना इनफ है आपके लिए। पहले लारावेल सीखो, सिंपल बेसिक लारावेल की सारी जो, क्योंकि PHP अगर आपका आती है बेसिक, तो लारावेल सिर्फ एक फ्रेमवर्क है ना, उसमें बने बनाए सिर्फ मेथड्स होते हैं जिसमें राउट्स डिफाइन करना, कंट्रोल्स, ये वो। तो लारावेल की बेसिक सीखो और उसके बाद लिखनी तो वही आपने उसी तरह से PHP है जो आप फंक्शनैलिटीज लिख रहे हो। फ्रेमवर्क्स में ज्यादा क्या करो कि बना बनाया, अब ऑब्वियसली आपने बैकएंड से कंटेंट भी उसका मैनेज करवाना है, बना बनाया कोई बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क बैकएंड का टेम्पलेट यूज कर लो, उसमें फिर वो फॉर्म्स अपने बना लो, लगाकर डेटाबेस में डाटा सेंड और रिसीव कर लो। फ्रंट एंड का एक लेआउट बना लो, ठीक है, उसमें फिर वो सारा लारावेल को इस्तेमाल कर, ये 1 डेढ़ महीना मैक्सिमम है आपके लिए इस प्रोजेक्ट को साथ लारावेल को सीखते हुए डेवलप करने के लिए भी। ठीक है सर। सर क्योंकि लेकिन वो एक्सपीरियंस बंदा इसको 1 हफ्ते में बना लेगा। ठीक है सर, बस यही क्लियर करना था क्योंकि मेरे पास 2 माह का ही टाइम है, तो मैंने कहा जरा थोड़ी कंफ्यूजन, मैं काफी टेंशन में था, मैंने कहा और वो उसमें आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी, ये प्लगइन अपना कोड करने बैठ जाओगे तो आप ज्यादा खप जाओगे, वो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। आपने सिंपल क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा आपने उनको फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बना कर देना, उसमें सिर्फ ये सिंपल क्रूड फंक्शन जो हैं जिसमें डाटा आपने सिर्फ सेंड, पेजेस बन रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, फ्रंट एंड पर सिर्फ इफ कंडीशन आपने लगानी है, मेंबर लॉगिन है कि नहीं है, सिंपल हो जाएगा आपके लिए काम, वो ज्यादा आसान हो जाएगा बजाय इसके कि आप वर्डप्रेस का प्लगइन बनाने बैठ जाएं। ठीक है सर। सर बट ये एज अ सिंगल साइट के तौर पे होगा ना, जिस तरह जिसके ऊपर कंटेंट है और मेंबर रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ, मींस इस तरह प्लगइन में तो होगा ना कि मल्टीपल जिस पर साइट पे अपलोड कर लेते हैं प्लगइन, बट जो मैं बनाऊंगा वो तो सिंपल ही होगा ना, मतलब यानी आर्किटेक्चर वाइज देखा जाए कि जिस तरह एक सिंपल साइट है उसके ऊपर कंटेंट अपलोड है और यानी उसी के ऊपर फंक्शनैलिटी है, मतलब वो पोर्टेबल नहीं है जिस तरह प्लगइन पोर्टेबल होता है कि हाँ किसी जी, भी। तो वो पोर्टेबल प्लगइन बनाने के लिए पहले खुद पोर्टेबल बनो ना भाई, इतना आसान नहीं है ना प्लगइन उस लेवल का बनाना। पेड मेंबरशिप प्रो अगर बनाओ, फॉर एग्जांपल कोई बंदा पेड मेंबरशिप प्रो से हटके कोई प्लगइन इस्तेमाल करना चाह रहा है तो आपका प्लगइन उसे क्या ऑफर करेगा, ये सबसे पहले वो ये देखेगा। अब पेड मेंबरशिप प्रो के लेवल का प्लगइन बनाने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम, इन्वेस्टमेंट और टीम चाहिए। जैसे कि अब ये उस एसईओ प्लगइन है, उसका कंपेटिटर ने बनाया जी रैंक मैथ, तो रैंक मैथ का आपको क्या लगता है कि एक बंदे ने रैंक मैथ बना लिया उठकर? ऐसा नहीं होता। रैंक मैथ के लिए पीछे पूरी टीम है, उनके 10-15 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं। तो इस तरह से ये इस तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम, इन्वेस्टमेंट और टीम चाहिए होती है। सोलो लेवल पर जैसे मैंने वो कौन ब्लॉक बना लिया है या इस तरह के सिंपल प्लगइन्स बना लिए हैं, या जैसे किरकी का एक कस्टमाइजर का फ्रेमवर्क एक बंदे ने बनाया हुआ, वो एक ही डेवलपर, शुरू में वो एक ही था, अब उसकी भी टीम है। तो वो शुरू में इस तरह के छोटे प्लगइन ही सोलो बंदा बना सकता है। पेड मेंबरशिप प्रो जैसे या इस तरह के बड़े प्लगइन्स एक बंदे के बस की बात ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। और भैया कौन रह गया? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ जो है वो अब सारे काम हमने करनी है। नेक्स्ट आखिरी लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम इसी थीम का अब डेमो बनाना और यूजर को 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट वाली फंक्शनैलिटीज देना जैसे थीम्स में आपको मिलती हैं, वो हम करनी सीखेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे इस कोर्स को, इस बैच को। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। जी सर, हम डिफरेंट थीम्स में देखते हैं कि जैसे लाइसेंसिंग सिस्टम लगा होता है। फॉर हम्म एग्जांपल वो एक हम हमारी एक अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर से लाइसेंस वेरीफाई करवाते हैं जैसे, तो वो सर वो तो कौन वो सी डिपेंड, लाइब्रेरी यूज कर रहे होते वो हैं? देखें, वो लाइब्रेरी नहीं, वो आप पहले ये सिलेक्ट करते हो कि आप सेलिंग टूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो। वर्डप्रेस में मल्टीपल सेलिंग टूल्स हैं जिसमें इजी डिजिटल डाउनलोड्स, एड उनका अपना एक प्लगइन है, एड लाइसेंस मैनेजर, और वो कॉमर्स के थ्रू, ये 2 ऑप्शन है जिनके थ्रू आप सेल करते हो।
फिर वो कॉमर्स के लिए एक्सटेंशन और एड ऑन्स हैं, प्लगइन्स हैं सेपरेट लाइसेंस मैनेजर के, उनको आप इस्तेमाल करते हो। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। जैसे मैं वो जो प्लगइन यूज कर रहा था, मैंने जो अपनी थीम्स में लगाया था, वो वैसे ही उन्होंने अपडेट ही देने बंद कर दिए हैं, वो बंद हो गया। मैं अब चेंज कर रहा हूँ इंजन, तो उसके लिए वो कॉमर्स का अपना भी प्लगइन एक्सटेंशन मौजूद है, वो सर लाइसेंस। आपके अपने भी तो उसमें स्टाइलो थीम्स में लगे हुए हैं ना लाइसेंसिंग वाले। हाँ जी, तो वो मैंने जो प्लगइन लगाया होगा वो आउटडेट हो गया होगा, वो अपडेट भी नहीं दे रहे अब। ठीक हो गया सर। सर अब कोई ठीक है, नया ये प्लगइन आया देखो, है इसके रिप्लेसमेंट? ये नहीं, ये लाइसेंस मैनेजर वो कॉमर्स के लिए। इस तरह का आप पहले प्लगइन यूज करते हो, फिर उसमें उनकी डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होता है कि आपने उसको अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट कैसे करना। उन्होंने एपीआई दी होती है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से, वो एपीआई जो बनाता है वो मिल जाती है। जैसे यहाँ पर ये चीजें हैं, ठीक है, वो काफी सारे प्लगइन्स हैं। ये वो कॉमर्स वालों का अपना भी है, और इसी तरह से इजी डिजिटल डाउनलोड वालों का है। उसकी फिर डॉक्यूमेंटेशन आपने फॉलो करनी होती है उसको अपने इंटीग्रेट करने के लिए अंदर। सर हम लोग इस थीम में वो फ्रीमियस मॉडल को यूज करेंगे, फ्रीमियस को, वो चीज पढ़ेंगे हम। प्रीमियस मॉडल क्या मतलब, समझा नहीं मैं। सर वो लास्ट टाइम भी आपने जो है वो एंड पे हमें लास्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ाई थी ना कि हम वो फ्रीमियस को यूज करते हुए हम लोग जो है वो कर रहे थे काम। हाँ, तो आप फ्रीमियस तो सिंपल स्टैट्स के लिए होता है ना, वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर होस्ट करने के बजाय फ्रीमियस लोग इंटीग्रेट इसलिए करते हैं कि इसमें जो है वो आपको स्टैट्स ये ज्यादा देता है। वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर आपको वो स्टैट्स कम देता है। इनका भी जो वो लाइसेंस की वगैरह वाला सिस्टम है ना, वो पेड है। उससे बेहतर ये है कि आप अपना ये इस तरह का कोई प्लगइन लगा लो। ये तो बड़े चार्ज करते हैं, इनकी प्राइसिंग बहुत हाई है। लाइसेंस की 7% जो है वो ये, और फिर 3% पेमेंट, ये तो 10-15% तो आपसे ये चार्ज कर लेते हैं। ये आपको लाइसेंसिंग वगैरह देते हैं, कोड देते हैं, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो फ्रीमियस के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली हैं। ये उन्हीं बंदों को सूट करते हैं जो टीम्स हों, जिनके अच्छे कमाई हो, वो इन लोगों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो है ना, महंगा पड़ जाएगा काम आपको। ठीक है सर, मतलब कि हम अपनी लाइसेंसिंग सिस्टम खुद बना सकते हैं डिफरेंट प्लगइन्स के साथ। ये देखें, ये वर्डप्रेस के वो कह रहा है कि डैशबोर्ड से आपने सेल करना है तो 27% पहले $1,000 के लिए चार्ज करेंगे वो, ठीक है। और आपके $1,000 पर मंथ हो ही ना, तो आप तो हर महीने 27% ही पे करते जाएंगे इन्हें। फिर 17% ये चार्ज करेंगे जब आपकी सेल्स जो है वो $1,000 से $5,000 के दरमियान हो। इनके भी इस मॉड्यूल पे लोग तब आते हैं जब वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर कोई लाख प्लगइन के उनके इंस्टॉल हो चुके होते हैं, और उनका कोई 2 लाख बंदा होता है, कस्टमर होता है, और उनको पता होता है कि हमारी मंथली रेवेन्यू अब कोई $5,000 के करीब जा रही है, तो फिर वो 7% पे आते हैं, इनके साथ आकर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अदरवाइज आप सिंपली वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, वो कॉमर्स के साथ ये लाइसेंस की मैनेजर का कोई भी प्लगइन यहाँ से और भी आपको मिल जाएंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए, इनकी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से आपने फॉलो करनी होती है। फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, सेल करेंगे वहां से। और ये सेल के दौरान ये देखिए, एपीआई कीज जो है वो, ये रेस्ट एपीआई के थ्रू वो बता रहा है कि आपने कैसे जो है वो इसको अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना है। ये देखें, ये आपका एंड पॉइंट वगैरह बना होता है, फिर ये बता देता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर ये रिट्रीव लाइसेंस, क्रिएट लाइसेंस, ओके, एक्टिवेट अ लाइसेंस। ये देखिए, एक्टिवेट करने के लिए ये वो बता रहा है कि यूआरएल आपने इस्तेमाल करना है। ये फिर आपने थोड़े से फंक्शंस जो हैं वो आपने लिखने होते हैं, जो कि चेक करेंगे। ये देखिए, पीएचपी की लाइब्रेरी इन्होंने दी हुई है ये, ठीक है। इसको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी, ये फिर एज ए प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो, और उसके साथ जो है वो इसमें सारे मेथड्स दिए होते हैं इन्होंने, इसको आप इंटीग्रेट कर ले। तो थीम में फिर सिर्फ आपने क्या करना होता है कि चेक करना होता है, कोई फीचर्स आपने डिसेबल करने हैं तो उसकी बेस के ऊपर आप डिसेबल कर लें। और एक्टिवेशन वाला प्लगइन आप इनकी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं अपना, जिसमें आप अपने स्टोर का यूआरएल वगैरह देकर, पैरामीटर्स देकर, उसको जो है वो एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन वाला सिस्टम उसमें ऐड करते हो।
जी ठीक हो गया सर। हाँ जी, और बाकी किसी का कोई सवाल? मुनीब, कोई सवाल है तो पूछ लो। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। सर कोर्स के आगाज़ में आपने बोला था कि आप ना कोर्स के एंड पे सर फहद मुर्तज़ा से हमारी मीटिंग रखवाएंगे इसके हाँ हवाले से जी। कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डू यू थिंक कि हम इस वक्त इस काबिल हैं कि हम कस्टम थीम क्लाइंट के लिए बना सकते हैं और उनसे हमारी मीटिंग होनी चाहिए? काबिलियत आपकी, आप मुझे करके दिखाएंगे तो पता लगेगा ना। सेशन तो उनके साथ मैं आपको रखवा दूंगा, सेशन का मसला नहीं है। वो तो अवेलेबल होते हैं जब मर्जी। वो तो वैसे भी हम लाइव स्ट्रीम भी कर रहे होते हैं हर हफ्ते को। तो आप लोगों के साथ भी मैं एक सेशन रखवा दूंगा उसका। अदरवाइज आपने खुद अपनी काबिलियत जांचनी है। डिफरेंट थीम्स, अभी तो आपने ये सिंपल बड़ा बेसिक थीम और बेसिक प्रोडक्ट बनाया है। आप थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पर कोई प्रोडक्ट बनाकर मुझे दिखाएं, ताकि जो है वो मुझे पता लगे कि आपने जो है वो किस लेवल पर, आपके एक्सपर्टीज लेवल कितने हैं। आप सबके सारे एक एक कोई प्रोडक्ट पकड़ें और बनाना शुरू कर दें। ठीक है सर। सर मैं तो आपको वो ये जो प्रोजेक्ट है ना प्लगइन वाला, इसको थीम के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा 1 मंथ तक। तो अभी तक तो मुझे पिछले बैच से किसी की कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। आप लोगों का देखता हूँ क्या करते हो। नहीं सर, 1 माह से मैं तो लगा हूँ, मतलब थीम में भी ये आपके साथ कोर्स पे चल रहा हूँ, साथ प्लगइन का अपने तौर पे देख रहा हूँ। और यार ये मैं आप लोगों को फिर 1 मिनट में रिकॉर्डिंग रोक दूं कि अब तो आपको प्रोजेक्ट रियल टाइम असाइन कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग वालों में नहीं जाना चाहिए।